Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 13th of Jan, Wednesday. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कोट ऑफ द डे होगा, उसके बाद प्रीवियस डे क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे। देन लेट्स इवेलुएट वाला सेक्शन देखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। गाइस, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। टुडे इज लोहड़ी 13th ऑफ जैन। बेसिकली ये पंजाब का जो है एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मकर संक्रांति माघी से पहले सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये अब सिर्फ पंजाब में सीमित नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, इवन कि वर्ल्ड के अंदर भी ये मनाया जाता है। उसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इस वाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, the ancient significance of this festival as both winter crop celebration and a remembrance of sun deity, जो सूर्य देव हैं, या उनकी जो उनको एक देवता की तरह माना जाता है, उसको ये थैंक्स गिविंग यहाँ पे की जाती है। लोडी सॉन्ग मेंशन द इंडियन सन गॉड आस्किंग द हीट एंड थैंक्स गिविंग थैंकिंग हिम फॉर रिटर्न। देखिए, आप सबने ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे समर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है, उन टर्म्स के बारे में। तो ये जो फेस्टिवल है ये भी विंटर सोलिस्टिस के साथ, जो कि 22nd ऑफ दिसंबर को होता है, उसके साथ रिलेटेड है, जब सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाता है। बेसिकली नॉट द सन, सच सच तो ये है कि जो हमारी अर्थ की जो शेप है एक्चुअली, दैट इज अलाइन टू 23.5 डिग्री। उस एंगल पे वो इंक्लाइंड है, और उसकी जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसकी वजह से जो सीजन जो हैं पूरी अर्थ के ऊपर वो बनते हैं। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू दैट विंटर सोलिस्टिस, और जो विंटर पास होती हैं, ऐसा माना जाता है कि अब से जो डेज हैं वो लॉन्गर होते हैं बेसिकली, बट ठंड कम होनी शुरू होती है। और उसके बाद एक अनदर फोक टेल है, यहाँ पे फोकलोर है, जिस टेल है एक दुल्ला पट्टी, जो कि मुगल जो एम्परर थे अकबर, उनके टाइम पे था वो पंजाब में। और उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उनको एज अ हीरो रिकॉग्नाइज किया जाता है पंजाब में। और उन्होंने जब हिंदू जो गर्ल्स थी उनको फोर्सिबली, जो एज अ स्लेव, उनको मिडल ईस्ट की जो मार्केट्स में, वहाँ स्लेव मार्केट्स में लेके जाया जा रहा था, तो उन्होंने बचाया था हिंदू गर्ल्स को, तब रेस्क्यू किया था। इसलिए उनका ये जो कोट, ये जो टेल है, काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा जो बेसिकली दो गर्ल्स थी यहाँ पे, वन वाज सुंदरी एंड अदर इज मुंदरी। तो इनका नाम भी अलॉन्ग विद दुल्ला भट्टी, इनका नाम भी जो पंजाबी फोकलोर है उसके अंदर आता है। और बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि अपने ग्रुपिंग्स में वो ग्रुप करके जाते हैं, दूसरों के घर जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, और वहाँ पे वो सॉन्ग्स गाते हैं जिनमें जिसमें दुल्ला पट्टी का नाम, और इसके अलावा जो ये गर्ल्स हैं इनका नाम भी आता है, और काफ़ी सारे दूसरे सॉन्ग्स भी गाते हैं। और एक चाइल्ड उनमें से जो है वो मेन चाइल्ड जो है गाएगा या बोलेगा कुछ, उसके उसके पीछे जो जितने भी चाइल्ड्स होते हैं वो लाउड्स, जो साउंड होता है हो का, वो निकालते हैं। तो ये आपको जनरली पंजाब वगैरह के जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बड़े होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू गिव स्नैक्स एंड मनी टू द सिंगिंग ट्रूप ऑफ यंगस्टर्स। और ये स्टोरी आप याद रख सकते हो। देखिए, एज अ सिविल सर्वेंट और किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, तो हमें जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्यों हम फेस्टिवल मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एक जो सिविल सर्वेंट है, उसे इतनी अवेयरनेस तो जनरल तो होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे हम ये डेली जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो
ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में रहते हैं कि कैसे रीड करें न्यूज़पेपर को, कैसे रीड करें, उसमें से क्या रीड करें, क्या छोड़ना है, क्यों रीड करना है। इन सारे जो क्वेश्चंस का जो सारी कंफ्यूजन्स का एक ही आंसर है, दैट इज़ बेसिकली यूपीएससी का सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे हमारी ये जर्नी है, हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो रास्ते में जो जर्नी है उसके लिए जो मैप है, मैप का काम जो यूपीएससी का सिलेबस करता है। उसके अलावा हमने जो अपनी जर्नी है कितना कवर कर लिया है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, दैट हेल्प्स अस टू सेल्फ एनालाइज अस और टेस्ट अस। यूपीएससी की जो जर्नी है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 स्टेजेस, आई वुड से। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरव्यू। और आप इसका जो पूरा सिलेबस है आप गूगल से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। सिलेबस ये मेंस का है, जो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीट किया है आपके लिए। ऐसे पेपर है, उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं। जनरल स्टडी 1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जनरल स्टडी 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जनरल स्टडी 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज़ 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको मिलेंगी कौन कौन सी ऑफिसर टाइप क्वालिटीज़ हैं, या हाउ सिविल सर्वेंट शुड बिहेव विद द सोसाइटी, कैसे उसके रिलेशन होने चाहिए। इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सारी क्वालिटीज़ जो है उसमें होनी चाहिए, ये हम इस वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, इस पेपर में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शनल का एक पेपर रहता है जो आपने चूज़ करना होता है, दैट इज़ बेसिकली 1 ऑप्शनल पेपर। उसके अलावा लैंग्वेज के जो 2 पेपर्स रहते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं और इवन की टॉपर्स भी जो हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि वी डू नॉट हैव टू रीड इट, वी डू नॉट हैव टू रीड इट, वी डू नॉट जस्ट हैव टू रीड द सिलेबस। जैसे कि हम अपने स्कूल एग्ज़ाम में या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कॉलेज के करते हैं कि हम सिलेबस पढ़ते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद टॉपिक्स पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हमें वी डू नॉट हैव टू जस्ट रीड द टॉपिक बट वी हैव टू लर्न इट। हमें उसे याद करना है, इतनी अच्छे से याद करना है कि हमें वो एक एक जो उस एक एक लाइन है, एक एक फ्रेज है सिलेबस का, वो हमें याद होना चाहिए। नॉट जस्ट लर्निंग इट बट वी हैव टू ईट इट, ताकि हम जब भी कोई न्यूज़ पढ़ें, कोई न्यूज़ एनालिसिस देखें, और उसके अलावा कोई भी अपना कोर्स सब्जेक्ट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं और किस टॉपिक्स को हमें टच नहीं करना, किस टॉपिक को हमें छोड़ देना है। तो ये सारा हमें सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। और आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसे स्मार्ट वे में कीजिए, ना कि डोंट जस्ट पुट द हार्ड वर्क बट ऑल्सो द स्मार्ट वर्क। चलिए, जो आज का कोट ऑफ द डे है दैट वाज गिवन बाय हर्बर्ट नॉर्मन। ये जो पर्सनालिटी हैं, ये जनरल थे यूएस आर्मी के। हम कह सकते हैं कि एक सिपाही थे, एक फौजी थे। और इन्होंने ये कोट दिया है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन द वॉर। देखिए, इस जो कोट है इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, कैसे इसको अटैच करके देख सकते हैं। देखिए, जो यूपीएससी की हमारी जर्नी है दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ वॉर, ऑल्सो लाइक अ वॉर। एंड वो डू नॉट, जो हमारी जो जंग है, ये जो हमारा वॉर है, वो एक ही दिन होगा, जिस दिन हमारा प्रीलिम्स है, या उसके अलावा जो जिस दिन हमारा मेंस होगा, या जिस दिन हमारी इंटरव्यूज होंगी। वो है जो डेज हैं हमारे फिक्स हैं कि उस दिन हमारा जो है वॉर या युद्ध होगा। लेकिन बाकी जो टाइम है दैट इज़ बेसिकली ऑफ अ पीस टाइम, जिसमें हम प्रेपरेशन करते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं बहुत लूज प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लापरवाही के साथ प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर आप इस पीस टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही एकदम स्मार्ट वे में, एक बहुत ही हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ करोगे, बहुत ही मेहनत के साथ करोगे, अपना पसीना बहा के करोगे, तो जो वो वॉर वाला दिन होगा, जो रियल डे होगा, रियल डे जब बैटल होगी, तब आपका इतना लहू नहीं बहेगा वहां पे। कहने का मतलब, यू विल नॉट ब्लीड इन द वॉर। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो ये आप जो कोट है इसे अपने
एग्ज़ाम्स में जब आप यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस लिखते हो तब भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन हम आज देखेंगे, ये आपके लिए, आपको इसका आंसर देना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद बिहार। ये स्टेट आपको पता होगा कि हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, और इसमें से आपको बताना है कौन सी ये स्टेट है जो बिहार के साथ अपनी लैंड बाउंड्री जो है शेयर नहीं करती। चलिए स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स और जो हम टॉपिक्स आज देखेंगे आज, ये वाले जनरल स्टडी 2 के और प्रीलिम्स में आप ये वाले टॉपिक देख सकते हो। और फर्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, ये हम प्रीवियस डेज से डिस्कस करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सेंटर ने जो 3 फार्म लॉज थे वो पास किए थे, आप उनका नाम भी जो है याद रख सकते हो। मेंस में जो आपके आंसर्स होंगे वहाँ पे आप उस कोट कर सकते हो। और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे, और इसकी वजह से जो फार्मर्स थे दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम, और जो दे प्रोटेस्टेड, एंड द प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। और पहले उन्होंने अपने रीजन में एक स्टेट से ये स्टार्ट हुआ, पंजाब, और देन हरियाणा, देन पैन इंडिया ये प्रोटेस्ट बन गया। उसके बाद जैसे अपने बॉर्डर्स क्रॉस करके दिल्ली तक पहुंचे, और वहाँ पे फिर इन्होंने अपना जैसे वहाँ पे रुके और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और बेसिकली जो बॉर्डर्स हैं वहाँ के दिल्ली के। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि काफ़ी फार्मर्स और जो गवर्नमेंट थी, इनके आपस में बातचीत करने के बाद भी फिर भी कोई हल नहीं निकला। स्टेलमेट वाली कंडीशन रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सेंटर था उसने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे, जैसे डे बिफोर या मंडे को उन्होंने बोला था कि हम इस पे स्टे लगा देंगे, लेकिन ट्यूसडे को उन्होंने फिर इस पे स्टे लगाई और एक कमेटी जो थी, 4 मेंबर कमेटी जो थी, उसका गठन किया। और सीजीआई जो थे, उन्होंने कल वाला आप एनालिसिस देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। देखिए यही वाले वर्ड्स होते हैं, अगर आप अपने आंसर को लिखोगे तो आपके आंसर को बहुत एक मैच्योर आंसर दिखाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे आपके साथ में इसका आंसर लिखेंगे प्रीलिम्स के बाद, तो उनको आपने कैसे compete करना है। कंटेंट तो सभी का सेम होगा, लेकिन जो आंसर की मैच्योरनेस है, जितना आप ब्यूटीफाई करोगे, जितना मॉडिफाई करोगे आंसर को, वही बताएगा कि आपका रैंक क्या होगा, या आप कैसे दूसरों को पीछे छोड़ देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अ, ये जो तीनों कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज हैं, और एक 4 मेंबर कमेटी का जो है गठन किया है। और जो फार्मर्स का क्या कहना है, फार्मर्स का क्या रिस्पांस था। फार्मर्स बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट प्लॉय है, इट इज़ अ गवर्नमेंट प्लॉय, एक गवर्नमेंट की एक चाल है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि जो सेंटर है उसने इनफ कंसल्ट नहीं किया था, इनफ लोगों के साथ, या जो दो तरह की, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो वर्टिकल जो है डिस्कशंस होनी चाहिए थी, या जो फॉलो करना चाहिए था उनको प्रोसीजर, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, और बहुत ही कम डिस्कशन हुआ। कल वाले जैसे एनालिसिस में भी हमने एक कोट देखा था, एक एक इकोनॉमिस्ट का, और उन्होंने भी कहा कि जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, जितना ज़्यादा डिबेट होगा, उतना ही अच्छा है एक डेमोक्रेसी के लिए। दैट वाज नॉट बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट नहीं थे वो। और लेकिन उनका कोट जो था, मैंने कल मेंशन किया था, वो आप ज़रूर एनालिसिस देख सकते हो। अ, उसके अलावा जो किसानों का जो रिस्पांस था, उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट की एक चाल है। और उसके अलावा मेंबर्स हैड एक्टिवली एडवोकेटेड द रिफॉर्म्स। जो मेंबर हैं वो, जो 4 मेंबर्स हैं कमेटी के, वो किसानों का, फार्मर्स का कहना है कि वो तो खुद ही एडवोकेट कर रहे हैं रिफॉर्म्स को, तो वो क्या उसमें एनालाइज करेंगे उसको। इसलिए उन्होंने वहाँ उनके सामने जाने से मना कर दिया, और दे आर कंटिन्यूइंग देयर प्रोटेस्ट। इवन कि कल की न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि सीजीआई ने कहा था कि, जैसे कि उन्होंने जो
एज्ड फार्मर्स हैं या वुमेन हैं, वहाँ पे चिल्ड्रन हैं, उनको कहा था कि इतनी कड़ी ठंड में, और काफ़ी उन्होंने डांटा भी था सेंटर को कि आप तो सोल्यूशन का पार्ट होने चाहिए, लेकिन आप प्रॉब्लम का पार्ट हैं। आप बोल रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हो आप? तो ये आप कल वाला एनालिसिस भी देख सकते हो। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है कि ये वाला जो शेड्यूल 7 के अंदर जो 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और इसके अलावा आप जो 3 जो एक्ट्स हैं उनका नाम आप याद रख सकते हो। मैंने डे बिफोर यस्टरडे वाली जो वीडियो है उसके अंदर इनका नाम भी मेंशन किया हुआ है, और इसके बारे में आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो और अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। उसके बाद ये असम की एक फ्रंट पेज के ऊपर, पेज नंबर 1 के ऊपर ये एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे लिखा है फीस्ट टाइम, यानी कि फेस्टिवल जो है वहाँ वहाँ जो माघ बिहू है उसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं तैयार किए जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। अ बॉय प्रिपेयरिंग अ मेजी मैजी a structure made of straw and dried leaves ahead of Magh Bihu, the harvesting festival of Assam in Guwahati on Tuesday. और कैसे ये लोग तैयारी करते हैं वहाँ पे इस फेस्टिवल की, और ये वाला स्ट्रक्चर है ये जो आप जैसे ये आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा जनरल स्टडी 1 में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी आप इसके रिलेटेड, इस फेस्टिवल के रिलेटेड वहाँ पे अपने आंसर्स में इसके बारे में कोट कर सकते हो। कार्टून सेक्शन, आपको इसके रिलेटेड कमेंट करना है। देखिए ये दोनों लोग कौन हैं, ये कौन है, और दिस इज़ बेसिकली जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इसके बारे में आपको ज़रूर कमेंट करना है। देखिए इस तरह की जो कार्टून्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको एनालाइज करना भी, जो आपको अवेयरनेस होगी आपके जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड, आसपास आपके क्या हो रहा है, जो जनरल अवेयरनेस आपको होगी, तभी आप जो है एनालाइज कर पाओगे कि ये पिक्चर्स किसकी हैं, कौन सी हैं, है ना? तो फिर ही आप इसके बारे में लिख पाओगे या इमेजिन कर पाओगे। तो ये जो पोस्टर मेकिंग है या कार्टून सेक्शन जो होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, किस तरह से जो आर्टिस्ट है अपने आर्ट के ज़रिए जो है अपने व्यूज़ बताता है, तो ये हम कार्टून सेक्शन में देखते हैं। दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड गिवन इन द आर्टिकल 19, यू कैन रिवाइज इट फॉर योर पॉलिटी सेक्शन। दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 7। नेक्स्ट जो है इट इज़ रिलेटेड विद इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आपके GS2 में कवर होंगे। अल उला ये एक टाउन है सऊदी अरेबिया के अंदर। इसके बारे में देखिए जो क्वार्टेट जो है 4 कंट्रीज़ का, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, इजिप्ट, और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका एक क्वाड है, एक आपस में ये इकट्ठी हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभी रिकंसाइलेशन किया है कतर के साथ। पहले इन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया था। इसमें हम समझेंगे कैसे उन्होंने पहले कतर को बॉयकॉट किया, और उसके बाद अब ये कैसे उसके साथ फिर अपने रिलेशंस बनाने की सोच रहे हैं। और इसमें से आगे जो है क्या अलाइनमेंट्स हो सकती हैं, क्या रीजनल अलाइनमेंट्स हो सकती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जब इन्होंने बॉयकॉट कतर किया कतर को, उससे पहले इन्होंने जो बैकग्राउंड है इसकी, कि इन्होंने कुछ डिमांड्स रखे थे। अरब स्प्रिंग जो था उस जो आज से काफ़ी समय पहले की बात है, अरब स्प्रिंग जो था उसकी अपराइजिंग हुई, और उसके बाद कुछ डिमांड्स रखी गई। 14 डिमांड्स जो थी कि कतर को बोला गया है कि आपको ये फुलफ़िल करना है। उसमें से जैसे कि आपको जो टर्की और ईरान के साथ रिलेशंस हैं उनको डाइल्यूट करना है। उसके बाद जो जजीरा जो नेटवर्क है उनका, बेसिकली जो एक चैनल है, टेलीविज़न चैनल है, उसको क्लोज़ करना होगा उस नेटवर्क को। उसके अलावा ईरान के साथ और टर्की के साथ अपने जो रिलेशंस हैं डाइल्यूट करने होंगे। और लेकिन कतर ने जो इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो मेरी सॉवरेनिटी पर एक तरह का हमला है, या मेरी सॉवरेनिटी को इससे खतरा है, तो उसने कतर ने रिजेक्ट कर दिया इसे। और जो अरब स्प्रिंग था दैट वाज बेसिकली कि जो अथॉरिटी जो रूल करती थी
उसको हटा के अथॉरिटेरियन जो रूल था उसको हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी का रूल लेके आया जाए। वहाँ से दो कैटेगरीज बढ़ती हैं, जैसे कि इस्लामिस्ट जो ग्रुप हैं वो कंट्रीज अलग हो जाती हैं, और कुछ वहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो अलग हो जाती हैं। और इसमें जो सऊदी अरेबिया है वो ईरान के अगेंस्ट रहता है, क्योंकि ईरान जो है वो अलग टाइप की पॉलिटी है, और जो सऊदी अरेबिया है दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ पॉलिटी। और पॉलिटी होती है राज्य व्यवस्था, कैसे वो अपने राज्य को, कैसे अपने देश को चलाते हैं। ये आपको अपनी पॉलिटी में जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब आपको ये टर्म्स का पता चलेगा। और उसके बाद जो कतर है दैट इज़ बेसिकली आल्सो फॉलोइंग इस्लाम और डेमोक्रेसी। तो दैट इज़ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ इट। उसके बाद जो यूएसए ने प्रीवियस ईयर्स में सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे पहले उनको बुलाया, पहले ईरान नहीं एंटर होना चाहता था, फिर ईरान उसमें एंटर हो गया, लेकिन बाद में यूएसए ने क्विट कर दिया। उसके बाद अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं यही कारण है कि सऊदी अरेबिया और ये जो क्वार्टेट है दे आर अगेन अप्रोचिंग टूवर्ड कतर, बिकॉज अभी जो बाइडन जो है अभी वो उनकी जो इनैगुरेशन है यूएस में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उनकी जो अलग पॉलिसीज़ रहेंगी उनकी। और ऐसा लगता है कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से वो शुरू करेंगे। और उसके अलावा जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर उनको भी वो हटाएंगे या रिड्यूस करेंगे या कम करेंगे। तो सऊदी अरेबिया और बाकी जो इसके साथ रीजनल जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि यूएसए अभी उसकी जो पॉलिसी चेंज हुई है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस होते हैं, एक देश में अगर जो एक गवर्नमेंट बदलती है या कोई और प्रेसिडेंट बनता है तो कैसे वो उसकी जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं, कैसे पूरे एक वर्ल्ड के अंदर लिटिल बिट शिफ्ट यू कैन से। लेकिन वो देश जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। जैसे अभी यूएसए तो आपको पता है कि काफ़ी डेवलप्ड नेशन है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो नेशंस हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए जो सऊदी अरेबिया है उनको जैसे पता है कि उन्होंने काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशंस, और उसके अलावा जो यमन में वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे, उसके अलावा यही मेनली बेसिकली ये कारण है कि दे वांट टू वू यूएसए और वू द कमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ताकि वो अपने जो उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं वो किसी के सामने ना आए या जाहिर ना हो। और ये वाला जो कन्क्लेव था इसकी वजह से अभी देखिए काफ़ी सारे जो वहाँ पे जो रीजनल्स अलाइनमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। तो ये हम कमिंग डेज में देखेंगे। और ये जीसीसी की कंट्री हैं, गल्फ जो कॉपरेशन है उसकी कंट्री हैं। इसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। रिक्लेमिंग साग फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020। देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है पेज नंबर 6 के ऊपर दिया हुआ है। और बेसिकली इस न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 के ऊपर ही एडिटोरियल्स दिए होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको साग के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारे साग के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन। यहाँ से आप देख सकते हो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और इसके बाद आपको कंट्रीज जो हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया, नेपाल, भूटान, देन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इधर एससीओ है, एससीओ के बारे में भी, जो शंघाई कोऑपरेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइना है, कज़ाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है। ये जो ब्लू वाली कंट्रीज़ हैं दैट आर द मेंबर स्टेट्स, और ग्रीन वाली जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और दीज आर द डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंस जो हैं वो या रेड वाले में यहाँ पे आप मेंशन ही देख सकते हो। और बेसिकली आपको मेंबर स्टेट्स के बारे में याद रखना है। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसके रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर यहाँ पे, जैसे तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इंडिया है। बेसिकली 8 मेंबर्स आर देयर जो मेंबर स्टेट्स हैं। उसके अलावा बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए।
इंडिया है, नेपाल है, और उसके बाद भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैप देखने के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस जो एडिटोरियल है इसमें क्या दिया है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप जब अपने आंसर्स लिखोगे तो ये वाली सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। देखिए 36 ईयर्स पहले ये जो इसका था गठन हुआ था। उसके अलावा अभी 6 ईयर पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और न्यू दिल्ली ने मतलब इंडिया ने अभी 2016 में जो पाकिस्तान इसको इसकी जो कनक्लेव था, इसकी मीटिंग थी, उसको होल्ड करने वाला था, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि तभी जो वहाँ पे बॉर्डर टेररिज्म जो था बड़ा था। क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म था, उरी स्ट्राइक बेसिकली, जो उरी पे सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ था, तभी इंडिया ने इसे बॉयकॉट कर दिया था इस मीटिंग को, और रिफ्यूज़ किया वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब क्या हो सकता है कि अभी जो एडिटोरियल में ऑथर ने लिखा है कि अब जो इंडिया को अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना नेचर है, बदलना होगा। जैसे इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट भी किया है, जैसे आफ्टर द चाइना एग्रेशन एट एलएसी, और जो पैंडमिक की सिचुएशन है, इसको ध्यान में रख के इसको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। क्योंकि इसने एससीओ की जो मीटिंग है वो भी अटेंड की है, और रशिया, इंडिया और चाइना की जो ट्राइलेटरल मीटिंग है उसको भी इसने अटेंड किया, और जी 20 की मीटिंग और अदर्स जो भी मीटिंग्स हुई हैं उसको इंडिया ने अटेंड किया है। लेकिन इस उस उसके बावजूद वहाँ पे जो चाइना बॉर्डर पे जो एलएसी पे एग्रेशन हुआ, और हमारे जो 20 सोल्जर्स थे उनकी डेथ, वो शहीद हुए। और उसके बावजूद भी इंडिया ने, ऑथर का ये कहना है कि इंडिया ने फिर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो फिर क्यों नहीं आगे लेके जाया जा सकता। चाइना जो था 2014 और उससे पहले, उसके बाद भी काफ़ी वो सार्क में एंटर करने के लिए था, राज़ी था, और मतलब वो चाह रहा था कि मैं सार्क में एंटर करूं। और जो RCEP है, उसमें भी अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया, क्योंकि जैसे उसमें एशियन कंट्रीज़, जो आशियान की जो कंट्रीज़ थी, उसके अलावा जो चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, और इंडिया को उन्होंने जैसे इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया की जो जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं था, नुकसान ही था, इसलिए इंडिया ने तब सही डिसीज़न लिया और मना कर दिया। और उसके अलावा ये जो नॉर्थ अमेरिका का, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा का ये रीजनल वहाँ पे जो ग्रुपिंग है, और यूरोपियन यूनियन की ये ग्रुपिंग, आप इसके बारे में देख सकते हो। देन ये साउथ अमेरिका की है, देन ये अफ्रीका जो नेशंस हैं वहाँ की है, देन ये जीसीसी के बारे में आप देख सकते हो। और इंडिया के पास सिर्फ यही साफ्टा ही बचती है, और वो सार्क के अंदर है। और इसके रिलेटेड ऑथर का ये कहना है कि अभी जो इंडिया है उसको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सिर्फ जो बिमस्टेक है उसके ऊपर नहीं फोकस करना, बल्कि सार के ऊपर भी फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि ये जो दूसरे देश जो हैं, जो अभी सार्क की जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ बेसिकली वो डील कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड वे में, तो ऐसा ना हो कि इंडिया कहीं ग्लोबल स्टेज के अंदर ना आए या पीछे छूट जाए। तो इसके लिए ज़रूर सार्क के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेट्स जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन असम, देन ये आपको पता चल रहा होगा कि कितने हेल्पफुल हैं ये। जैसे हम देखते हैं, आज हम करेंगे छत्तीसगढ़, और कौन कौन सी स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। दैट इज़ उत्तर प्रदेश, देन झारखंड, देन तेलंगाना इज़ देयर, देन आंध्र प्रदेश इज़ देयर, देन ओडिशा इज़ देयर, देन महाराष्ट्र इज़ देयर। तो ये सारी आप लोकेशंस ध्यान से देख सकते हो। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके अलावा कंट्री हमने सोफा जो डिस्कस की हैं वो इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और आज हम करेंगे भूटान। भूटान अपनी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ और इंडिया के साथ। और कौन कौन सी स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है।
और सॉरी असम भी है। तो इन तीनों स्टेट के साथ ये इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भूटान की जो कैपिटल है दैट इज़ थिम्पू, एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी। ये जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन हमने दिया था, इसके बारे में हम आज इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर ऑफ कोर्स 2 है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सोर्स ऑफ रिवर जो तीस्ता है इज़ द सेम ब्रह्मपुत्रा। दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट। ब्रह्मपुत्रा का जो सोर्स है यहाँ पे है, और रिवर तीस्ता का जो सोर्स है दैट इज़ बेसिकली हेयर। तो मैप देखिए, मैप के दिस इज़ ऑल्सो मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको देख के कैसे आपको क्लियर होगा, और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि हर रिवर का सोर्स आपको देखना होगा, लेकिन आपको उनकी लोकेशंस पता होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इससे आप एलिमिनेट कर पाओगे। ये फर्स्ट और ये फोर्थ वाला जो एलिमिनेट हो जाता है इससे। और उसके बाद रिवर रंगीत जो ओरिजिनेट इन सिक्किम, और तीस्ता की जो ट्रिब्यूटरी है वो। तो ये स्टेटमेंट जो सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, बिकॉज जो रिवर तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पे एंटर हो जाती है, ना कि डायरेक्ट वो बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर नहीं करती। तो इससे स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाता है। और आप अगर स्टेटमेंट 3 आपको जैसे पहले पता है गलत है, तो आप इससे जैसे ए सी और डी में ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते थे विदाउट रीडिंग फर्स्ट स्टेटमेंट। देन ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उसके अलावा आज जो है सेकंड डे होगा मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है अन अकेडमी के ऊपर वानी मैम का। तो आप ज़रूर उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अन अकेडमी में आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ करें VM, एक मिनट, VMIAS 10, VMIS10। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे देन यू विल गेट 10% इमीडिएट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा देखिए, आप इस जो फ्री इनिशिएटिव है वानी अकेडमी का, आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। यहाँ पे इसकी वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, और फेसबुक पेज का भी लिंक है। और इस जो एनालिसिस की जो PDF है और ये PPT है, आपको t.me/वानी मेहरा, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इसको शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।